Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. We were studying Chapter 6 Molecular Basis of Inheritance. Molecular Basis of Inheritance इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे डीएनए के बारे में। जैसा कि आपको फुल फॉर्म इसकी पता है, डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए होता है ओनली राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल है जो कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, और आरएनए जो है वायरस है जो एज अ मैसेंजर काम करता है। डीएनए के लॉन्ग पॉलीमर जो होते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिड्स के लॉन्ग पॉलीमर्स होते हैं इसमें, और जो पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है उसको बेस पेयर करता है। एक बारी मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ जिससे आपको ध्यान आ जाए इस चैप्टर में हमने अभी क्या क्या पढ़ा है। ओके, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज में हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े। कौन से? नाइट्रोजीनियस बेस होता है, पेंटोज शुगर होता है किसमें? आरएनए में, और डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है डीएनए में। पेंटोज शुगर होता है और फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये 3 चीज़ें होती हैं न्यूक्लियोटाइड में। फिर इसमें भी 2 में डिवाइड किया गया है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो प्यूरिन में एडेनिन और ग्यूनाइन, और पिरिमिडिन में साइटोसिन, यूरेसिल या थाइमिन। साइटोसिन और थाइमिन तो रहेगा आरएनए में और डीएनए में, और आरएनए में यूरेसिल रहेगा। ओके, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फर्स्ट कार्बन पेंटोज शुगर एंड ग्लाइकोसाइड लिंकेज होता है, न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए चाहिए होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और शुगर। ओके, और डीएक्सी एडिनोसाइन या ग्वेनेसिन और डीऑक्सी ग्वेनेसिन, साइटोसिन और डीऑक्सी साइटाडिन, यूरेडिन और डीऑक्सी थायमिडिन। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बताया है और पेंटोज शुगर के लिंकेज बताया है। तो फॉस्फेट ग्रुप को जब लिंक किया जाता है OH से और 5' कार्बन से थ्रू किसके? फॉस्फोईस्टर लिंकेज की। मैंने डायग्राम भी आपको बताया था। 2 न्यूक्लियोटाइड जो लिंक्ड होते हैं वो 3' 5' फॉस्फोडाईस्टर से लिंक्ड होते हैं और डाई न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ये देखो 5' फॉस्फेट, ये 5th कार्बन पे ये बना हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, ठीक है। ये इसमें ग्रुप बना हुआ है कार्बन में, यहाँ पे 5' फॉस्फेट ग्रुप, और ये रहा इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3' पे। ओके, ये यूरेसिल होएगा यहाँ पे आरएनए में, यहाँ पर क्या है? थाइमीन है, उसका T है। ये फॉस्फेट ग्रुप है। ओके, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। जब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड होती हैं इसके स्ट्रक्चर में। ओके, तो इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज होता है जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ोगे। ओके, इसमें नाइट्रोजनस बेस होता है, OH ग्रुप होता है 1' पेंटोज शुगर पे, और N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ओके, तो उसमें साथ में फॉस्फोडाईस्टर लिंकेज होता है। क्लियर? ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में बताइए। ये रहा हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3' की तरफ, और ये आपका पेंटोज शुगर हो गया बीच में। ओके, 5 है ना, ये देखो ये पेंटोज शुगर, और ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया। तो किससे मिलकर बनता है स्ट्रक्चर? नाइट्रोजीनियस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। ओके, तो नाइट्रोजन, ये एडेनिन, ये थाइमीन, ये ग्वानेसिन, ये ग्वानिडिन, और ये साइटोसिन। ओके, तो ये 4 हो गए। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन में साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। तो इसमें आप देखोगे फॉस्फेट ग्रुप लिंक होता है OH की 5 कार्बन पे न्यूक्लियोसाइड के थ्रू फॉस्फोईस्टर लिंकेज। ये फॉस्फोईस्टर लिंकेज इसको बोला जाता है। ओके, 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है जब 3' 5' से, तो वो डाई न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ये देखो आरएनए में OH ग्रुप जो होता है वो 2' पोजीशन में होता है राइबोस में, और 5 मिथाइल यूरेसिल होता है। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं कि डीएनए एसिडिक होता है। उसका न्यूक्लियस फ्रेडरिक और मेकर ने 1869 में इसके बारे में बताया।
उसके बाद न्यूक्लियन ने 1953 में, जेमसन, वॉटसन ने और फ्रांसिस क्रिक ने, साथ में मॉरिस और विल्किंस ने, रोजलिंड ने, फ्रैंकलिन ने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बताया डीएनए का। ओके, तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर रहेगा। जो सिंपल हमने बताया, ये एडेनिन और थाइमिन, ये शुगर आ गया, ये फॉस्फेट डाईस्टर लिंकेज आ गया जिसमें CH2 बने हैं, बीच में फॉस्फेट लिंकेज आ गया। ओके, तो ये फॉस्फोईस्टर बॉन्ड हो गया क्या, 5' साथ में शुगर हो गया, और ये न्यूक्लियोटाइड इसको इसलिए कहा गया, ये साइटोसिन और ये ग्यानसिन। ओके, तो इस तरह से ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को शॉर्ट फॉर्म में बताने का ये तरीका है। और इसको और क्लियर बताएं तो आप ये देखिए, ये फॉस्फेट, ये शुगर और ये लिंकेज है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इसके, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा, इसमें डबल बॉन्ड आएगा। ओके, ये साइटोसिन और ग्वानिन। ओके, एडेनिन और थाइमिन, आरएनए में यूरेसिल रह गया, ये फॉस्फोईस्टर बॉन्ड हो गया। तो सिंपली स्ट्रक्चर को फैला के इस तरह से इसमें बता रखा है मैंने। अब ये देखिए, कुछ डायग्राम मैंने आज बना के रखे हैं जिससे टाइम वेस्ट नहीं हो आप लोगों का। एंटी पैरेलल पोलैरिटी, किसी को बनाना है तो वीडियो को बैकवर्ड में ले जाके उसे रिवर्स में करके आप उसको लिख सकते हो। ओके, ये देखिए, जो लिंकेज मैं समझा रही थी, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। ओके, ये यहाँ पे लिंक दिया है। ओके, ये बेस पेयर्स हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन है ये, ठीक है, जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा अभी पेंटोस और शुगर का। और ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इसमें एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, एक 5' से 3' जाता है, दूसरा 3' से 5' की तरफ जाता है। बेसिस में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जैसे एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड रहेगा। ओके, एडेनिन और थाइमिन में क्या रहेगा, एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड रहेगा और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। कौन से बॉन्ड रहेंगे, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो प्यूरिन किसके अपोजिट चलता है, पिरिमिडिन के। और दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस होता है, और इस तरह से कॉइल्ड होता है, राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड होता है, सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। तो पिच जो इसकी है वो 3.4 नैनोमीटर होती है, और सब टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं, और बेस पेयर में डिफरेंस कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है। ये देखो, मैंने डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, जो कि ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, जो आप कंफ्यूज मत होइए, उसको इस तरीके से बताया गया जिससे आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो कि अंदर लिंकेज क्या है। ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है, ये 5' पे ये पेंटोस है। ओके, ये पेंटोस आ गया, ये फॉस्फोरस आ गया, ये डाइस्टर लिंकेज आ गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ गए। इस तरह से लिंक करते गए। ये मैंने अलग अलग कलर में किए हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो एडेनिन और ग्वानिन अपोजिट में, थाइमिन और एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ऐसे करके इनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी। ये डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है। ओके, ये डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है। ओके, ये थाइमिन, एडेनिन, फिर ग्वानिन, साइटोसिन, फिर साइटोसिन, ग्वानिन, ऐसे। ये देखो, ये 3' से 5' है अपोजिट पोलैरिटी, ये 5' से 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, इसमें फॉस्फोरस हो गया, क्या क्या चाहिए हमें, नाइट्रोजनस बेस हो गया, पेंटोस शुगर हो गया, और डाइस्टर लिंकेज हो गया। तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है, जो मैंने पूरा क्लियर आपको बताया। तो डबल स्ट्रैंडेड जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, ये फ्रांसिस और क्रिक ने प्रपोज की थी सेंट्रल डॉगमा में। ये जो स्ट्रक्चर है, आप लिख के इसके लिंकेज बिना देखे देख के लिखिए, फिर बिना देखे लिखिए, तभी आपको लर्न होगा। तो सम वायरसेस में क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज होती है रेप्लिकेशन में, डीएनए से ट्रांसक्रिप्ट होता है स्ट्रक्चर एमआरएनए में, और एमआरएनए से प्रोटीन में। इसको सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं।
ओके, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे फ़्लो होती है? डीएनए से वो रेप्लिकेट होती है, फिर वो एमआरएनए में जाती है और फिर ट्रांसलेट होके प्रोटीन में। ओके, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इस तरह से फ़्लो करती है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, इस तरीके से फ़्लो होता है। ओके, तो पर किसी वायरस में जो फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है रिवर्स होता है, आरएनए से डीएनए भी होता है। इसी तरह से हम इसमें आगे है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो ये तो हमने आज जो पढ़ा वो पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को हमने डिटेल में पढ़ा है। पैकेजिंग कैसे होती है? तो डिस्टेंस जो होता है बेस पेयर में कितना होता है? 0.34 होता है 2 बेस पेयर में। तो लेंथ अगर डीएनए की डबल करेंगे मैमेलियन सेल में तो सिंपली उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? बेस पेयर का टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं और बेस पेयर में डिस्टेंस कितना है, तो हमारे आ जाएगा इसमें जब हम कैलकुलेट करेंगे, इफ़ द लेंथ ऑफ डीएनए हेलिक्स इन टिपिकल मेम्ब्रेन इज कैलकुलेटेड by multiplying the total number of base pair with distance between two consecutive base pair, तो करीब 2.2 मीटर आएगा कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर में। ओके, तो लेंथ जो है ग्रेटर है डायमेंशन में न्यूक्लियस के। अब आप देखोगे प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, प्रोकैरियोट्स में जो होता है, जो डीएनए होता है पूरी तरह से फैला नहीं होता, वो नेगेटिव होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और कुछ प्रोटीन के साथ हेल्ड रहता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उनको न्यूक्लियोइड कहते हैं। ओके, तो डीएनए और न्यूक्लियोइड ऑर्गेनाइज करते हैं लार्ज लूप्स में। किसमें? लार्ज लूप्स में ऑर्गेनाइज होते हैं, लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन, हेल्ड बाय प्रोटीन। तो यूकैरियोट्स जो होते हैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन होते हैं। ओके, यूकैरियोट्स का स्ट्रक्चर जो होता है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। यूकैरियोट्स क्या होता है? जिसमें बहुत स्टेबल रहता है न्यूक्लियस, पहले भी आपने पढ़ा होगा। और प्रोकैरियोट्स में स्मॉलर होता है न्यूक्लियस, उतना स्टेबल नहीं होता। तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं जो बेसिक प्रोटीन्स होता है उसको हिस्टोन्स बोलते हैं। तो प्रोटीन एक्वायर करता है चार्ज, डिपेंड करता है अबेंडेंस ऑफ एमिनो एसिड जो है, जो कि साइड चेन में प्रेजेंट है। प्रोटीन अचीव्स चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबेंडेंस ऑफ एमिनो एसिड। प्रोटीन को चार्ज मिलता है कितना? एमिनो एसिड। तो हिस्टोसिन जो होता है वो एमिनो एसिड रिच है। तो इनमें कौन सा एमिनो एसिड है? इनमें एमिनो एसिड होता है लाइसिन और आर्जिनिन। ओके, ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो एमिनो एसिड रेजिड्यू पॉजिटिव चार्ज होता है साइड चेन में। तो स्ट्रेंथ जो होता है, जो ऑर्गेनाइज होता है, उसके अंदर 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो होता है वो रैप होता है पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन के चारों तरफ। ये देखिए, ये हिस्टोन ऑक्टामर है, ये एचआई हिस्टोन है। ओके, और ये डीएनए। तो डीएनए क्या है? डीएनए रैप हुआ है किसके चारों तरफ? हिस्टोन्स के चारों तरफ। डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर। उसमें एक स्ट्रक्चर बनाता है वो न्यूक्लियोसोम। क्या बनाता है? न्यूक्लियोसोम, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। तो न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं डीएनए हेलिक्स के। तो न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट होता है रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियोसोम में क्रोमेटिन में कैसे दिखते हैं? जैसे कि बीड्स लगे हैं, मोती लगे हुए, किसी धागे में मोती डालते हैं, इस तरह से दिखते हैं। ओके, तो जो बीड्स और स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन में, ये क्रोमेटिन फाइबर्स बनाता है। क्या बनाता है? क्रोमेटिन फाइबर्स। और कंडेंस होके सेल डिवीजन के थ्रू ये बना देता है क्रोमोसोम्स।
कंडेंस्ड एंड सेल डिवीजन के थ्रू वो बना लेता है क्रोमोसोम्स। तो पैकेजिंग जो क्रोमेटिन की होती है हायर लेवल पे, उसमें एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन होता है जिसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। टिपिकल न्यूक्लियस होता है सम रीजन में क्रोमेटिन के जो लूजली पैक्ड होते हैं और जो इनके स्टेन लाइट होता है, और इसको बोलते हैं ई क्रोमेटिन, इसको बोलते हैं यू क्रोमेटिन बोलते हैं। तो क्रोमेटिन जो बहुत डेंसली पैक्ड होता है उसको बोलते हैं ये लाइट होता है और लूजली पैक्ड होता है। ओके, और जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है वो जो है, हेटेरोक्रोमेटिन जो होता है ये इनएक्टिव होता है और ये एक्टिव होता है। हेटेरोक्रोमेटिन जो होता है वो डेंसली पैक्ड होता है और डार्क स्टेन आता है, इसमें लाइट स्टेन आता है। ओके, टिपिकल न्यूक्लियस में सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन लूजली पैक्ड एंड स्टेन्स लाइट। ओके, तो अब यहाँ तक हमने इसको पढ़ा। तो बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, तो पैकिंग जब करते हैं क्रोमेटिन की हायर लेवल पे, तो एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन जो होता है उसको, एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन कब, जब हम पैकिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल, तो एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन को बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब हम पढ़ेंगे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। ओके, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हुए स्ट्रेप्टोकोकस कोकोकस में, बैक्टीरिया को ग्रो किया गया कल्चर प्लेट में और उसमें स्मूथ शाइनी कॉलोनीज बनी। क्या हुआ कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई मिक्सचर ने और प्रपोजिशन हुए, मेंडल ने इनहेरिटेंस के दिए, है ना, प्रूफ दिए। उसके बाद डिटरमाइन हुआ कि जेनेटिक इनहेरिटेंस को मॉलिकुलर लेवल पे पहुंच गया, उसके और रिसर्चेस हुए। तो एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, इसके लिए एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बना। तो जो किसने दिया, वो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दिया जिसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरिया, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेप्टोकोकस। थोड़ा सा डिवाइड करके याद करोगे ना, स्ट्रेप्टोकोकस तो लर्न हो जाए। कोकस निमोनिया में आपको जैसा पता है कि पी हमेशा साइलेंट रहता है, निमोनिया। ओके, ये बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। निमोनिया होता है ना, सर्दी लग जाती है, फिर वो कफ और उस सब बहुत मतलब सिवियर कंजेशन प्रॉब्लम हो जाती है उसमें। तो इसमें मेरे इस बैक्टीरिया से हमें पता लगा ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया में। ओके, तो एक्सपेरिमेंट में हमने किस पे किया, बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट करके हमने जेनेटिक मटेरियल को सर्च किया, जिसमें एक कल्चर प्लेट में इसको ग्रो किया गया। कल्चर प्लेट में ग्रो किया गया और प्रोड्यूस किए गए स्मूथ। तो
grown nanoculture, some produce smooth shiny colonies while other produce rough colonies. तो इसने देखा है जब उसको डेवलप किया गया तो कुछ तो कॉलोनीज़ जो बनी, मतलब जो उनका ग्रुप बना, उनको कॉलोनीज़ बोलते हैं. स्मूथ शाइनी कॉलोनीज़ बनी और अदर रफ कॉलोनीज़ बनी. ये एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है कारण है. हैव अ म्यूकस कोट वाइल आर स्ट्रेन. एस स्ट्रेन क्यों बना? कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में म्यूकस कोट होता है. ओके, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में एस पे जो स्ट्रेन डाला गया रिसर्च के लिए, तो उनके ऊपर म्यूकस होता है. दे हैव म्यूकस, या हम कहेंगे पॉलीसैकेराइड कोट. पॉलीसैकेराइड कोट होता है. ओके, और हैव अ म्यूकस वाइल आर स्ट्रेन डज नॉट. आर स्ट्रेन में ऐसा नहीं होता. ओके, स्मूथ शाइनी कोलेजन, ये हमने माइस, ये हमने उसमें रिसर्च किया. तो फिर हमने चूहों पे इसको स्टडी किया. जब माइस इन्फेक्ट हुए, माइस इज इन्फेक्टेड विद द एस स्ट्रेन से, एस स्ट्रेन इन्फेक्टेड माइस को स्टडी किया तो हमने देखा दे डाई फ्रॉम निमोनिया इन्फेक्शन. बट जो आर स्ट्रेन से इन्फेक्टेड माइस रहे, दे डू नॉट डेवलप निमोनिया. ओके, दो स्ट्रेन से हमने कल्चर स्टडी किया बैक्टीरिया पे, स्मूथ शाइनी कॉलोनीज और रफ कॉलोनीज. और एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया थे इनमें पॉलीसैकेराइड कोट थी, और जब इससे इन्फेक्ट हुए माइस तो वो मर गए. पर आर स्ट्रेन में म्यूकस की कोट नहीं थी, रफ स्ट्रेन था, वो इन्फेक्ट हुए माइस तो उसमें निमोनिया डेवलप नहीं हुआ. ओके, तो इससे पता लगा, ग्रिफ्ट ने ये देखा कि किल हम उसे गर्म करके उस बैक्टीरिया को मान कर सकते हैं. हमने ऑब्ज़र्व किया कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, इंजेक्टेड माउस को उसने नहीं मारा, पर उसने इसी मिक्सचर को हीट किल्ड एस एंड लाइव आर बैक्टीरिया. ओके, तो एक ये भी स्टडी की गई. जैसे एस स्ट्रेन था, हीट ने उसको किल कर दिया, फिर उसे इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस मरा नहीं, चूहा जिंदा रहा. ठीक है, अब हमने एस स्ट्रेन, ओके, को किल किया बैक्टीरिया को, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो थे, प्लस आर स्ट्रेन इसमें नहीं थे. इस वाले में कि हीट किल्ड नहीं थे, लाइव थे. उसको इंजेक्ट किया जब माइस में, स्टडी के बारे में मैं बता रही हूँ, तो माइस मर गया. ओके, तो इससे कंक्लूड होता है कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया कैसे भी करके ट्रांसफॉर्म्ड बाय हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया. तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इंक्लूड किया कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे वो ट्रांसफॉर्म हो गए हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से. आर स्ट्रेन जो थे वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गए और उससे माइस जो है मर गया. ओके, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से वो ट्रांसफॉर्म्ड हुए. तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन एंड इनेबल आर स्ट्रेन
टू सिंथेसाइज, आर स्ट्रेन को क्या सिंथेसाइज किया, टू सिंथेसाइज a smooth पॉलीसेकेराइड कोट, और फिर वो क्या हो गया, वायरुलेंट हो गया। तो ट्रांसफ़र ऑफ किस कारण हुआ, दिस इज ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल। नहीं तो आर स्ट्रेन से तो माइस मरता ही नहीं था, पर क्या हुआ, एस स्ट्रेन के जो थे बैक्टीरिया वो ट्रांसफ़र हो गए आर स्ट्रेन में, और उसको उसने सिंथेसाइज कर लिया और एक स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट बना दिया। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो ये नेक्स्ट टॉपिक हमने आज किया है। पहले हमने डीएनए के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा, फिर पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स किया, फिर हमने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किया। तो एक एक करके हम जब टॉपिक लेते जाएंगे तो हमें आगे से आगे समझ आता जाएगा। ओके, तो बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नेक्स्ट क्लास में, और जेनेटिक मटेरियल भी के बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे। आई होप टुडे वॉट एवर आई हैव टॉट यू वो आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।